नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्त आज की इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, मॉडर्निटी, आधुनिकता। दोस्त चैप्टर फर्स्ट है हमारा ये पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स दोस्त जो भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इनका सेमेस्टर 6 है। दोस्त ये चैप्टर हमारा फर्स्ट होने वाला है, जो कि हमारा मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी का। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि इस चैप्टर में मॉडर्निटी की शुरुआत कैसे हुई है और आगे जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे उसके अंदर हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्त अगर आपने ये चैप्टर समझ लिया तो पूरे चैप्टर का थीम समझ जाओगे और इस चैप्टर से आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है। तो चलिए दोस्त आज की इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस वर्ड को पहले समझ जाइए आप, मॉडर्निटी का मतलब क्या होता है। आधुनिकता मतलब यानी कि कल के अकॉर्डिंग जो आज चेंजेस आए हैं उसी को हम आधुनिकता कहते हैं। अगर सिंपल वर्ड में आपको मैं समझाऊं, यहाँ पे 1980 और 1990 के टाइम में हम देखें और आज का टाइम में देखें हम, तो काफ़ी चेंजेस आ गए। और ये चेंजेस सिर्फ एक ही सेक्टर में नहीं है मेरे दोस्त, ये चेंजेस पॉलिटिकल सेक्टर, चाहे वो कल्चर में हो या सोशल में हो या इकोनॉमिक में हो, सभी सेक्टर्स में आए हुए। तो हम मॉडर्निटी उन्हीं चीज़ों को देखते हुए कहते हैं जो चेंजेस सभी सेक्टर में आया हुआ होता है। तो मॉडर्निटी का अनुमान हम किस आधार पर लगाते हैं, ये देखा जाता है कि सभी सेक्टर में चेंजेस आया गया हूँ। लेकिन दोस्त ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल था। मॉडर्निटी एक टाइम पीरियड है और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को ही मॉडर्निटी का टाइम कहा जाता है। तो चलिए दोस्त इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बताना चाहता हूँ मैं, ये कोर्सेस उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि DU-SOL के अंदर पढ़ रहे हैं, इस टाइम सेमेस्टर 6 में है, जो अपना दोस्त एग्जाम पहली बार पोस्ट कोविड यानी कि कोविड के बाद अपना ऑफलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए दोस्त ये वीडियो अमृतवान साबित होगा। क्योंकि मैं सभी कोर्सेज की वीडियोस ऐसे ही अपलोड करने जा रहा हूँ जिससे कि आपका सिलेबस भी टाइम पर रहते हुए मैं खत्म भी करवाऊँ और आप ऑफलाइन एग्जाम के अंदर अच्छे से कर भी आओ। तो उस क्लास के बाद मैं आपको नोट्स भी दूंगा और हर एक वीडियो के अंदर आपको इस तरीके से बताऊंगा जिससे आपको टॉपिक को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्त अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं हम आधुनिकता, मॉडर्निटी। ये दोस्त 17वीं सेंचुरी के अंदर यूरोप के अंदर जो व्यवस्था चली आ रही थी, सामाजिक व्यवस्था यानी कि सोशल चेंजेस के बारे में बताता है। ये सोशल चेंजेस दोस्त ये यूरोप में ही इसलिए हुई क्योंकि यूरोप के अंदर ही वो तमाम फिलोसफर्स पैदा हुए जिनका नाम था दोस्त अरस्तु से लेकर प्लेटो से लेकर दोस्तों होब्स, रूसो, जॉन लॉक, दोस्त जेएस मिल, जेम्स मिल, इसके बाद तो जितने भी आए, चाहे कार्ल मार्क्स देख लो आप, ये सब वो फिलोसफर रहे जिनका जन्म स्थानीय यूरोप है, यूरोपियन कंट्री, जैसे कि दोस्त ग्रीक हो गया, जिसमें आपका इटली हो गया, जर्मनी हो गया, ऐसे कंट्री में। तो इन कंट्रियों के अंदर इनका पैदा होने का मतलब ये था कि इन्होंने अपने ही देश के अंदर अपने ज्ञान से उन लोगों में जान फूंक दी जो अब तक मिडियल पीरियड के अंदर सिर्फ अंधकार के पीरियड में रहते हुए आ रहे थे। इस टॉपिक को हम कुछ यूँ समझेंगे कि जब भी दोस्त एक ऐसा कॉलोनी, कोई एक ऐसा एरिया समझ लो आप जहाँ पे सभी लोग अनएजुकेटेड है, तो लोगों को सही और गलत क्या है या क्वेश्चन मार्क क्या होता है, यानी कि चीज़ों के बारे में वो पूछना ही बंद कर देंगे क्योंकि उनको सही और गलत का पता नहीं होगा। जब उसी सोसाइटी के अंदर कोई एक ऐसा इंसान आएगा जो लोगों को ये बता सके कि क्या सही और क्या गलत है, तो लोग उस चीज़ के बारे में सोचेंगे भी और समझेंगे भी। जरा खुद से सोचो दोस्त, जब हम पहले मिडियल पीरियड में जाए, जब क्वेश्चन हम करते हैं टाइम पीरियड के अंदर मॉडर्निटी के अंदर, तो मॉडर्निटी का एक जो शुरुआत पीरियड है दोस्त, जो मॉडर्निटी यहाँ से स्टार्टिंग होती है यहीं से, यानी कि जो एक कहते हैं टर्निंग पॉइंट दोस्त, ये रेनेसां, पुनर्जागरण काल, जब लोगों को जगाया गया। मिडियल पीरियड के अंदर क्या था, तो चर्च का बोलबाला था। स्टेट और चर्च दोनों आपस में जुड़े हुए थे, जो चर्च कहता था वही स्टेट करता था। राजा पे दोस्तों अल्टीमेटली चर्च का अधिकार हुआ करता था। और दोस्त इस तरीके से जो मेरे यहाँ पे क्वेश्चन चल रहा था कि लोग क्वेश्चन मार्क नहीं करते थे। दोस्त क्वेश्चन मार्क ना करने का नतीजा ही ये है कि साइंस के आने से पहले की दोस्तों बात बता रहा हूँ मैं, जब साइंस आया तब दोस्तों साइंस ने इस बात को खारिज करी, यानी कि जब गैलीलियो, कोपरनिकस एंड दोस्तों इन सब ने बताया जाके कि भाई ऐसा नहीं है। दोस्तों बात क्या था कि दोस्त धारणा ये बन चुकी थी लोगों के अंदर कि सन सभी प्लेनेट के चक्कर लगाता है, जबकि दोस्तों सन नहीं, जितने भी हमारे प्लेनेट है वो सूरज के चक्कर लगाते हैं। इस धारणा को दोस्तों साइंस ने, गैलीलियो, ये कोपरनिकस, इन सब आने के बाद ये काटा गया। लेकिन इससे पहले की जो ये सभी जो धारणाएं चले आ रहे थे सोसाइटी के अंदर दोस्त, एक नहीं काफ़ी सारे थे। क्योंकि जब हम बात करते हैं मॉडर्निटी का जो पहले का टाइम पीरियड है उसको मिडिएबल पीरियड के नाम से जाना जाता है, यानी मध्यकाल के अंदर एक ऐसा काल था जिसके अंदर धर्म का बोलबाला, चर्च का बोलबाला था। धर्म यानी चर्च यानी कि ईसाई धर्म। पूरे यूरोपियन कंट्री के अंदर सिर्फ ईसाई धर्म का चलता था और क्रिश्चियनिटी ऐसा नहीं सिर्फ यूरोपियन कंट्री में ही था। क्रिश्चियनिटी का दोस्तों एक मतलब ये होता था कि पूरी दुनिया में इसको फैलाना है, और यूरोपियन कंट्रीज हमेशा जहाँ भी जाते थे वो क्रिश्चियनिटी साथ लेकर जाते थे।
इवन इंडिया में भी वो आए या अफ्रीकन कंट्री में भी आए तो इसको लेकर ही गए थे वो। तो यहाँ पे दोस्तों हम पहले ये समझते हैं कि मिडिएवल पीरियड के अंदर जो इकोनॉमिक सिस्टम थी वो थी हमारा फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम मतलब होता है सामंतवादी व्यवस्था। सामंतवादी व्यवस्था का मतलब ये होता है जहाँ पे सामंत दैट मीन्स जमींदार यानी लैंडलॉर्ड्स के द्वारा किसानों से खेती करवाई जाती हो और इस खेती के अंदर दोस्त उनका शोषण किया जाता हो और राज्य पे राजा का अधिकार है और राजा चर्च के सुनता है। यहाँ पे कोई कह सकते हैं कि कोई जस्टिस का व्यवस्था सही से नहीं था। लोग क्वेश्चन मार्क करते नहीं थे सोसाइटी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लोगों से इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं था। और दोस्त इसी कारण से इस पीरियड को हमने डार्क एज का नाम दिया है, यानी कि अंधकार पीरियड का नाम दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे धर्म और राज्य यानी कि पॉलिटिक्स और रिलीजन आपस में जुड़े हुए थे। इन दोनों सेक्टर को अलग करके देखा गया मॉडर्निटी यानी कि मॉडर्न पीरियड के अंदर। तो दोस्तों यहीं से शुरुआत होती है मॉडर्निटी की, जब रिनेंसा आता है। रिनेंसा मतलब धर्म सुधार आंदोलन। आपने दोस्तों ये सुना होगा मार्टिन लूथर का नाम, जिन्होंने ये आंदोलन चलाया कि धर्म में सुधार किया जाए। सुधार कुछ यूँ हो कि जो क्रिश्चियनिटी है यानी कि जो ईसाई धर्म है उसमें सुधार ये किया जाए कि ऐसे लोग जो चर्च के उन बातों को विश्वास कर लेते हैं जो अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि क्रॉस के निशान को देख लो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, दान दीजिए आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तमाम ऐसी बातों को दोस्तों चर्च के द्वारा फैलाया जा रहा था। इसी बात को लेके किसने मार्टिन लूथर के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया। इसको कहा गया धर्म सुधार आंदोलन। तो ईसाई धर्म पे ये फैक्ट पड़ा कि ईसाई धर्म को दो पार्ट्स में डिवाइड होना पड़ा। एक को कहा गया कैथोलिक और एक को कहा गया प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक उनको कहा गया जो कस्टम चला आ रही थी चर्च की, जो उनको सपोर्ट करते थे, यानी मिडिल पीरियड टाइम की वही वाली अंधविश्वास वाली। एंड प्रोटेस्टेंट उनको कहा गया जो इस सिस्टम का प्रोटेस्ट यानी कि विरोध करते थे। इसी चीज़ को दोस्त देखते हुए आज पूरी दुनिया के अंदर दो ही कैटेगरी है ईसाई धर्म के अंदर, एक है कैथोलिक और एक है प्रोटेस्टेंट। जैसे ये धर्म सुधार आंदोलन हुआ, लोगों को ये समझ में आ गया कि धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। धर्म के आड़ में दोस्त किस तरीके से चर्च के फादरों ने, पादरियों ने लोगों को इस तरीके से मतलब कि गुमराह कर रखा था कि धर्म के अलावा लोग किसी और की चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं थे। पादरी दोस्त इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते थे कि वो ईश्वर के एक प्रतिनिधि हैं और जो भी वो कह रहे हैं वो ईश्वर के द्वारा कहा जा रहा है। इस चीज़ को दोस्तों देखते हुए लोगों के मन में ये बातें डाल दी गई कि अगर पादरी या धर्म की बातों को इनकार करना, भगवान की बातों या गॉड की बातों को इनकार करना है और एक वो दंड के समान होगा। लोग दोस्तों इस चीज़ से डरते गए और एक डर पैदा कर दिया गया, इसलिए इसको डर का युग भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं जैसे ही पुनर्जागरण काल आया। ये दोस्तों जो टाइम बता रहा हूँ मैं, ये टाइम है 1500 का। 1500 से दोस्तों ये स्टार्ट हुआ पुनर्जागरण काल, जिसको हम रिनेंसा के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या हुआ, दोबारा से जागरण यानी कि जगाना। लोगों को फिर से जगाया गया कि जो सिस्टम पे आप चले आ रहे थे अब तक, अब उसमें जागना है तुम्हें। लोग अंधविश्वास यानी कि जो आंख बंद करके लोग स्टेट पे यानी धर्म पे जो कोई क्वेश्चन नहीं करना, इन पे जो विश्वास करते आ रहे थे, अब उनसे जगाना है। इसी चीज़ को दोस्तों देखते हुए धर्म का राजनीति से अलगाव हो, अलगपन हो, इस पर दोस्तों जोर दिया गया। और साइंस के आविष्कार यानी कि आ जाने से नए नए आविष्कार होने स्टार्ट हो गए और जो दोस्तों जो मिसकंसेप्शन चले आ रहे थे उनको खारिज करते चले गए हम। साइंस के आविष्कार में सबसे पहला दोस्त देखा जाए तो जेम्स वेब के द्वारा जब भाप के इंजन का आविष्कार कर दिया गया, वैसे ही दोस्तों ग्राहम बेल्स के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार कर दिया गया। ऐसे ही एक नहीं दोस्तों अनेकों आविष्कार किए गए। लेकिन इसी बीच देश की अपनी कुछ समस्याएं भी थी, जिनमें फ्रेंच रेवोल्यूशन का नाम सुना होगा आपने। 1789 के अंदर दोस्त देश के अंदर दोस्त लुई 16 से लोग अपने देश के लोग खुद परेशान हो गए थे। तो यूरोपियन कंट्री की एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी रही कि यूरोपियन कंट्री के लोग अपने ही देश के राजा, जो कि मोनार्की सिस्टम चला आ रहा था, उनसे वो खुद परेशान थे। इसी परेशानी को झेलते हुए काफ़ी दिनों से आ रहे थे, जिनसे आज़ादी के लिए दोस्तों 1789 में अल्टीमेटली दोस्तों कहा जाए तो उन्होंने रेवोल्यूशन कर दिया। और ये रेवोल्यूशन अमेरिकन रेवोल्यूशन से दोस्तों स्टार्ट हुआ, क्योंकि अमेरिकन रेवोल्यूशन 1776 में 4 जुलाई को ख़त्म हुआ, क्योंकि अमेरिका इस दिन आज़ाद हो गया था। ये लड़ाई ब्रिटेन के दोस्तों अगेंस्ट में हो रही थी, क्योंकि अमेरिका भी इंग्लैंड का ही गुलाम हुआ करता था। 13 राज्यों से दोस्तों मिलकर अमेरिका बना हुआ था उस टाइम। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना के बाद अमेरिका आज़ाद हुआ। अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद दोस्त 1789 में अमेरिका का संविधान बना और 1789 में ही जाकर को फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये घटना तो साफ हो गई कि इक्वलिटी और लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, ये तीन दोस्तों जो नारा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद दिया गया, यानी कि स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा, इस दुनिया भर के देशों को ये सबक सिखा दिया, जिसका दोस्तों असर इटली पे भी पड़ा। दोस्तों इटली में जो एकीकरण हुआ, यानी यूनिफिकेशन ऑफ इटली या यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की हम बात करें, जितने भी कंट्रीज़ हैं, अब उनको ये लगने लग गया कि जब फ्रांस और अमेरिका ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। देखते ही देखते दोस्तों ये क्रांति की लहर पूरे यूरोप में चल पड़ी
और यहीं से स्टार्ट होती है उन तमाम व्यवस्थाओं की आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, जो आप कह सकते हो कि मिडिल पीरियड से चले आ रहे थे, मध्यकालीन समय से, अंधकार युग से, है ना, जहाँ पे लोगों को कोई अधिकार नहीं था, अधिकार था भी तो लोगों को वो मिलता नहीं था, क्योंकि राजा महाराजाओं के अंदर वो पूरा सिमट कर रह चुका था और लोगों को बहुत शोषण किया जाता था, जिसमें जमींदार राजा मिलकर बेचारे किसान और फार्मर्स का एक्सप्लोटेशन करते थे और उनके पास कोई राइट्स भी नहीं। ना दोस्तों पुराना जागरण काल आया होता, ना दोस्तों ऐसा कुछ होता। अब पुराना जागरण काल आया, लोगों के अंदर उन सभी फिलोसफर्स, उन सभी सोशलिस्ट ने दोस्त जान डाल दी अपने विचारों से। जैसे कि हम जीन बोंदा की बात करते हैं, पुराना जागरण काल को लाने का जो श्रेय या जनक कहा जाता है जीन बोंदा को। जितने भी जन यहाँ पे हुए, इन सभी ने इसी चीज़ पे बल दिया कि किसी भी तरीके से सोशल चेंजेस करना है, लोगों को दोस्तों जगाना है। अगर हम बात करते हैं फ्यूडल यानी कि सामंतवाद की, सामंतवाद के अंदर जिस तरीके का सिस्टम हुआ, इस चीज़ को दोस्तों क्रिटिसाइज करते हुए जब ये खत्म हुआ सामंतवाद मिडिवल पीरियड के अंदर, तो जैसे हम मॉडर्न एज में आए तो मॉडर्न एज के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम भी चेंज हो गया। जो मिडिवल पीरियड के अंदर सामंतवादी यानी कि राजा महाराजाओं और किसानों पे खेती करवाने का सिस्टम चला आ रहा था, वही मॉडर्न पीरियड के अंदर दोस्तों आकर कैपिटलिज्म में चेंज हो गया। अब सिस्टम फ्यूडलिज्म की जगह कैपिटलिज्म आ गया, यानी सामंतवाद की जगह पूंजीवाद आ गई। अब किसान खेती में काम ना करके दोस्त वही किसान अब मजदूरी करता है, मजदूरी मतलब फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े कारखानों में, और दोस्त व्यापार बढ़ने लग गया। अब यह व्यापार एक देश से दूसरे देश में भी होने लग गया। लेकिन दोस्त यहाँ पे एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि इसी के आड़ में दुनिया के देशों को गुलाम बनाने की प्रथा भी स्टार्ट हो गई, क्योंकि अमेरिका तो अपने दोस्त बिल्कुल मस्त हुआ पड़ा था, लेकिन यूरोपियन कंट्री का चला करता था बहुत तगड़ा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मिडिवल पीरियड के अंदर, मध्यकाल के अंदर जो चर्च का बोलबाला हुआ करता था और रिलीजन और यानी कि स्टेट और रिलीजन, दैट मीन्स पॉलिटिक्स और रिलीजन जो एक हुआ करते थे मिडिवल पीरियड मध्यकाल के अंदर, मैं यूरोप की पूरी व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, मॉडर्न पीरियड के अंदर आकर वही चेंज हो गए। यानी कि अब स्टेट और रिलीजन दोनों अलग अलग हैं, यानी कि राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग हो गए मॉडर्न पीरियड के। दोस्तों ये खास एक फीचर बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अगर पूरी कहानी को आप समझ जाओगे, एग्जाम के अंदर एक्सप्लेन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दोस्त यहाँ पे क्या हुआ, अब पहले स्टेट सिर्फ एक ही है ना, कहते हैं कि एक पर्टिकुलर एक रिलीजन को लेकर स्टेट बना दिया करते थे कि भाई हम इस धर्म को लेकर एक स्टेट है। लेकिन अब क्या है, सेक्युलरिज्म आ गया, धर्मनिरपेक्ष। स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होगा। इसी चीज़ को दोस्तों देखते हुए अब जोर दिया जा रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। हम व्यापार करना चाहते हैं, व्यापारी लोग बनेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों इन्वॉल्वमेंट होता है अमेरिका का, दुनिया भर का दोस्तों देशों को अब ये लगने लग गया कि किसी भी तरीके से हमें अपने देश के अंदर कारखानों को बढ़ाना है। अब जो काम पहले दोस्तों हाथों से 100 दिन में हुआ करता था, वही काम मशीनों से 2 दिन में हो जाएगा। तो दोस्त यहीं से स्टार्ट होती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दोस्तों जो टाइम पीरियड है वो 1750 से लेकर 1850 तक है, जहाँ पे अब काम मशीनों से होगा, इंडस्ट्रीज बनाई जाएगी। अब ये इंडस्ट्रीज दोस्त यूरोपियन कंट्रीज में बनानी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें दोस्त इसी इंडस्ट्री को बनाने के लिए आप फैक्ट्री तो बना लोगे, लेकिन उस फैक्ट्री में माल कहाँ से आएगा, यानी कि रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कच्चा माल। कच्चा माल हम उन्हें कहते हैं जो मशीनों में डाल के बनाई जाती है। जैसे दोस्त मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि आपको एक पलंग बेड बनाना है, तो बेड के लिए आपको लकड़ी चाहिए। जो लकड़ी है वो रॉ मटेरियल है, जब वो बन जाएगा तो वो एक शुद्ध मटेरियल यानी कि वो बेड बन जाएगा। तो बेड बनने से पहले वो एक लकड़ी था, तो वो एक लकड़ी एक रॉ मटेरियल है। घर बनने से पहले दोस्त जो अवस्था होती है वो ईंटें एंड दोस्त वो सीमेंट, वो बालू, वो सब एक रॉ मटेरियल होती है। जब वो अपनी बन जाती है वो चीज़, यानी वो उसको जब कोई शेप मिल जाता है तभी वो एक गुड्स बनती है। तो फाइनल गुड्स उसको ही कहा जाता है जो फाइनल दोस्त कंज्यूम करने के लायक हो जाती है। जो कंज्यूम करने के लायक नहीं है उसको ही हम रॉ मटेरियल कहते हैं। दोस्त यहीं से स्टार्ट होती है दुनिया के देशों गुलाम बनाने की प्रथा स्टार्ट है। हुआ ये दोस्त ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल। अब इन देशों को ये लगने लगा कि इन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर अपनी हाथ तो भाई धो दी, बहती गंगा में हाथ धोना किसको नहीं आता भाई, सब जानते हैं ये तो। लेकिन इंडस्ट्री लगाने के बाद उसके अंदर रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे हम। तो दोस्त इन देशों ने क्या किया, एशिया के उन देशों को, अफ्रीका के उन देशों को, लैटिन अमेरिका के उन देशों को गुलाम बनाने स्टार्ट किया जो या तो इकोनॉमिक रूप से बहुत वीक थे या जहाँ के लोग दोस्त पॉलिटिकल रूप से इतने अवेयर नहीं थे, क्योंकि इनको ये बहाना मिल गया कि वहाँ पे हम जाएंगे और वहाँ पे हम ये कहेंगे कि यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है, या यहाँ पे के लोगों को शासन करना नहीं आता, यहाँ के लोगों को जीना के ढंग के बारे में कुछ पता नहीं है। तो वेस्टर्न कंट्री इनको यही सिखाने आई है। इसी के आड़ में दोस्तों ये उस देश में जाते हैं ट्रेड करने के बहाने से,
क्योंकि कैपिटलिज्म तो आ चुका था, व्यापार का माहौल तो बन चुका था। जो सामंतवाद था उस टाइम तो कोई ट्रेड हुआ नहीं करता था। मॉडर्न पीरियड आ गया, अब ट्रेड होता जा रहा है, पैसा पूंजी का लेन देन हो रहा है यहाँ पे। तो इसी आड़ में दोस्त वो उस कंट्री में जाके उस देश में व्यापार करते करते कब दोस्तों इकोनॉमी से वो पॉलिटिकल सेक्टर में पहुँच जाते थे इसका कुछ पता नहीं चलता था। और दोस्त देखते ही देखते उस देशों का वो गुलाम बना लेते थे। गुलाम बनाने का दोस्त मेन मकसद हुआ करता था कि उस देश के जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, वो लूट कर अपने देश में लेकर आएंगे। यहाँ बनाने के बाद सिंपल जो माल बनेगा वो उसी देश में जाके बेच देंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ भारत का। इंग्लैंड दोस्तों यानी कि अंग्रेज़ भारत में आए थे, सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में दोस्तों भारत में जब आई थी। उसका मेन जो मकसद था वो सिर्फ ट्रेड करना था। ट्रेड करने के बहाने दोस्तों आई एक कंपनी, उसने भारत की पॉलिटिकल सिस्टम पे कब्जा बना लिया, भारत की भाग्य विधाता बन बैठी। इसी बहाने दोस्त उन्होंने भारत के माल को लूटा, कच्चा माल लूटा। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले दोस्तों भारत को अपने पिंजरे में बंद कर लिया। उसने माल को इंग्लैंड में बनाया और भारत में आके ऊंचे दाम पे बेच डाला। यही दोस्तों घटनाएं एशियन और अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन की तमाम कंट्रीज़ में घटी। इसी चीज़ को दोस्तों देखते हुए जब ये गुलामी की प्रथा स्टार्ट हुई, इसको कहा गया कोलोनाइजेशन, इसको कहा गया औपनिवेशीकरण, औपनिवेशवाद कहा गया। औपनिवेश गुलाम बना लेना। जब कोई भी शक्तिशाली देश किसी कमज़ोर देश को आर्थिक और राजनीतिक रूप से दोस्तों गुलाम बना ले, उसको ही उपनिवेशवाद के नाम से जाना जाता है, यानी कोलोनाइजेशन कहा जाता है। लेकिन दोस्त इसके अंदर सभी देश तो शामिल नहीं थे इस रेस में। मेनली जो यूरोपियन कंट्रीज थे वो दोस्तों एक ब्रिटेन था जिसके दोस्तों 90+ कंट्रीज के गुलाम हुआ करते थे। एक दोस्तों यहाँ पे है फ्रांस और एक है स्पेन। दुनिया भर के अंदर सिर्फ इन्हीं तीनों का राज चला करता था। अमेरिका वगैरह दोस्तों कुछ भी नहीं था उस टाइम। अमेरिका तो खुद ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था, इंडिया अंग्रेजों का, तो इनका ही हुआ करता था। दुनिया भर के दोस्त देशों को ये डकैत और गुंडे के रूप में ड्राई करते थे। दुनिया भर के देश सिर्फ इनको डकैत और गुंडे के रूप में ही जानते थे, चाहे दोस्तों ब्रिटेन हो, स्पेन हो या फ्रांस हो। अब जरा आप देखो तो इन्होंने अपना एक हिस्सा बांट लिया था कि भाई मान लो फ्रांस है तो ये जाएगा अफ्रीका के नॉर्थ वाले साइड में, ब्रिटेन है तो एशिया के साइड में जाएगा, ये स्पेन है तो ये इधर अमेरिका के साइड में चला जाएगा। इन्होंने अपना हिस्सा बांट लिया था और इसी हिस्से के बीच में इन्होंने ये कर लिया कि दुनिया भर के देशों को जो सबसे ज़्यादा गुलाम बनाएगा वो सबसे ताकतवर कंट्री कहलाएगा। इसी होड़ में दोस्तों कोलोनाइजेशन यानी कि गुलाम बनाने की जो कस्टम है वो स्टार्ट होती है। लेकिन दोस्त ये गुलामी प्रथा कब तक चलेगी? एक टाइम ऐसा भी आया जब लोग इन देशों से ऊब चुके थे। इनको ये लगने लगा कि ये हमें पागल बनाना है और हमें लूटने आए, इस आड़ में कि भाई हम तो यहाँ पर लोकतंत्र फैलाने आए। क्योंकि अंग्रेज जब आए थे वो यही तो कहते थे हमारे देश के अंदर भी आके। तो वेस्टर्न कंट्री की दोस्तों ये सोची समझी एक रणनीति थी जिसको फेल कर दी गई। जनता ने दोस्तों हमें विरोध करना स्टार्ट कर दिया और इस विरोध का जो आगाज़ है वो स्टार्ट हुआ एशियन कंट्री से, देन फिर अफ्रीकन, देन लैटिन अमेरिकन। एक एक करके दोस्तों ये कंट्री आज़ाद होने चले गए। इसमें दोस्तों भारत का भी नाम है। जब ये कंट्री एक एक करके आज़ाद होने लग जाते हैं, यानी ये वही प्रोसेस जो जब ये गुलाम बने तो इसको हमने कोलोनाइजेशन कह दिया। लेकिन जब ये कंट्री स्ट्रगल करते हैं फॉर द फ्रीडम, जब ये कंट्री आज़ाद हो जाते हैं अल्टीमेटली, उनको कहा गया डीकोलोनाइजेशन। ऐसा प्रोसेस भी औपनिवेशीकरण, यानी कि उस प्रक्रिया को अपनाना जिससे हम आज़ाद हो सके। तो फाइनली दोस्तों ये आज़ाद हुए। जैसे कि मैं एग्जांपल भारत की लेता हूँ तो दोस्तों भारत 47 में आज़ाद हुआ, तो 1945 से लेकर 1950 तक दोस्तों सिर्फ ये 45 से ये जो 50 का जो लगभग ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के अंदर लगभग दुनिया के 100 कंट्रीज आज़ाद हुए, लगभग 100 कंट्री आज़ाद हुए। तो ज़रा सोच सकते हो आप ये कि दुनिया भर के अंदर कितनी एक भेड़ चाल बन चुकी थी कि हमें बस गुलाम बनाना है, कच्चा माल लूटना है हमें। दोस्त ये तो मॉडर्न पीरियड के अंदर सिर्फ यही हुआ। मॉडर्निटी सिर्फ इन्हीं नामों से जानी जाती है। इसमें दोस्त जब वे लोग आज़ाद हो गए तो जैसे ये लोग आज़ाद होते जा रहे है ना, उन्हीं कंट्री को कहा गया नेशन स्टेट। नेशन स्टेट या राष्ट्र राज्य उन कंट्री को कहा जाता है जो कंट्री टोटली इंडिपेंडेंट हो, वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में वो गुलाम वो ना हो। लेकिन फिर भी दोस्त जब हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ते हैं तो नेशन स्टेट को दोनों को अलग अलग पढ़ना होता है। जब हम बात करते हैं स्टेट की तो स्टेट एक फिक्स बाउंड्री है, ठीक है। यानी कि स्टेट के पास एक लैंड होती है, यानी कि हम स्टेट उसे ही कहेंगे जिसके पास लैंड हो, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या हो, भूमि हो, एक गवर्नमेंट हो और सोवरेनिटी दैट मीन्स संप्रभुता हो। ये 4 चीज़ होनी चाहिए, उसी को दोस्तों हम स्टेट कहेंगे। भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब ही ये होता है कि वो कंट्री अपने इंटरनल और एक्सटर्नल, वो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र हों। जैसे भारत के एग्जाम्पल लूँ मैं तो 1947 से पहले दोस्तों भारत एक सोवरेन स्टेट नहीं था, इसलिए भारत को सिर्फ ब्रिटिश स्टेट के नाम से जाना जाता था क्योंकि भारत ब्रिटिश का गुलाम था। लेकिन आफ्टर द
1947 है इंडिपेंडेंस के बाद दोस्तों भारत एक नेशन स्टेट बन गया, क्योंकि भारत टोटली आज़ाद हो गया और भारत एक नेशन भी है। अब साथ ही साथ नेशन का मतलब क्या होता है, नेशन की दोस्तों जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो अपने आप में ही एक मिसलीडिंग डेफिनेशन है आज के इस टाइम में। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। नेशन की डेफिनेशन ये कहती है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का समूह जो एक सेम होमोजीनियस कल्चर, हिस्ट्री, लैंग्वेज, रिलीजन शेयर करते हों। मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं तो एक देश के अंदर रहने वाले ऐसे लोग जो आपस में, जिनका धर्म एक ही हो, उनकी एक ही भाषा हो, उनका इतिहास भी एक ही हो, वो एक ही पहचान के लोग हो और वो कई सालों से, कई सदियों से उसी देश में रहते आ रहे हो, उसी को राष्ट्र कहा जाता है। क्लियर है, नेशन कहा जाता है। तो दोस्त आज ऐसा कोई कंट्री है जहाँ पे सिर्फ एक ही लैंग्वेज या एक ही रिलीजन के लोग मिलेंगे आपको? ऐसा तो है नहीं। फिर भी दोस्त डेफिनेशन ये कही जाती है। तो नेशन स्टेट एक यार दोस्त डिबेट का इशू है, इस पर भी कभी डिबेट करेंगे इसके ऊपर भी हम। लेकिन दोस्त एक्चुअली में ऐसा हमेशा नहीं, एक टेरिटरी भी कहा जाता है कि उस पर एक टेरिटरी यानी कि भूमि भी होनी चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ज्यूस लोग हैं, जो यहूदी है, उनके पास अपना कोई देश नहीं हुआ करता था। तो 1948 में इजराइल बना, तब जाकर उनको देश मिला। तो इनसे पहले इनका कोई एक देश नहीं था। तो फिक्स बाउंड्री स्टेट में आता है, नेशन में नहीं आता। लेकिन नेशन में जब हम बोलेंगे टेरिटरी आना, तो ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है दोस्त, चलिए। तो यहाँ पे जो हमने अभी तक जो घटना बताया मैंने आपको, ये पूरी घटना दोस्त कब की है? ये पूरी दोस्तों घटना 1500 से लेकर 1800 के बीच में है। इसी पूरी घटना को दोस्त 1500 से लेकर 1800 के जो बीच में हुई है, मैं आपको एक बार मैं आपको याद दिलाता हूँ। अभी दोस्तों जो हमने बातें करी है, सबसे पहले दोस्तों हमने ये देखा कि मिडिएवल टाइम के अंदर कैसे दोस्त फ्यूडल सिस्टम था, सामंतवादी व्यवस्था थी। इस सामंतवादी व्यवस्था के अंदर कैसे लैंडलॉर्ड फार्मर से खेती करवाया करते थे और इस खेती के अंदर ये उनका एक्सप्लोटेशन भी, शोषण भी किया करते थे। दोस्त यहाँ पे स्टेट प्लस रिलीजन एक साथ था, इसलिए दोस्त जो पॉलिटिक्स है उसमें रिलीजन्स का, किसका दोस्त, रिलीजन्स का जुड़ाव था, यानी कि राजनीति और धर्म एक जैसी थी। और दोस्तों जो चर्च कहता था वही स्टेट सुनती थी। दैट मीन्स चर्च का बोलबाला हुआ करता था और लोग सीधी सीधी जो बातें कही जाती थी उसको वो मान लिया करते थे, क्वेश्चन मार्क पे आवाज़ वो नहीं उठाते थे। आगे चल के दोस्त जब ये चीज़ बढ़ता चला गया तो 1500 में स्टार्ट होता है धर्म सुधार आंदोलन है। रिलीजन में दोस्तों रिफॉर्म करने के लिए धर्म सुधार आंदोलन होता है, इसलिए हुआ क्योंकि दोस्त मार्टिन लूथर ये समझ गए थे कि किसी भी तरीके से जो ये धर्म में बोलबाला चलता आ रहा है ये हमें अभी शांत करना होगा, वरना ये उग्र रूप धारण कर लेगा और इसका परिणाम काफ़ी घातक होगा। इसी चीज़ को दोस्तों देखते हुए जब धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया मार्टिन लूथर के द्वारा, इस टाइम पीरियड को, प्लस इसी टाइम एक आंदोलन और भी चल रहा था, उसको रिनेंसा यानी कि पुनर्जागरण आंदोलन के नाम से जाना गया, यानी कि लोगों को फिर से जगाना है। उन सही फिलोसफर ने दोस्तों अपनी साहित्य, अपनी पब्लिशर्स यानी दोस्तों अपनी बुक्स लिखी, अपनी ग्रंथ लिखी, ताकि लोगों में उसको बांटा जाए, लोग उसको पढ़ें, लोग समझे कि स्टेट क्या है, हमारे राइट्स क्या है, पॉलिटिकल राइट्स क्या होते हैं, ये है ना, यानी कि ये स्टेट बना कैसे, सरकार कौन होती है हम पे शासन करने वाली, सरकार को ये राइट्स कहाँ से मिला, सरकार के पास ये शक्ति कहाँ से आती है। दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के जवाब मिलने स्टार्ट हो गए लोगों को, और लोगों ने सिंपली कहे तो लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, फर्टर्निटी, इन सबका मतलब समझना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्त यही है मॉडर्न पीरियड, जहाँ पे ये टाइम यानी कि 1500 में जाके ये स्टार्ट हुआ। और इसी टाइम में दोस्त जब मिडियल पीरियड का जो फ्यूडलिज्म जब खत्म होता है तो स्टार्ट होता है क्या स्टार्ट होता है भाई, कैपिटलिज्म। क्या स्टार्ट होता है, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। दोस्त जैसे पूंजीवाद आता है, पूंजीवाद ट्रेड को बढ़ा देता है, ट्रेड इंक्रीज कर देता है, और इस व्यापार को बढ़ाने के लिए देशों ने क्या किया दोस्त, इंपीरियलिज्म को इंक्रीज कर दिया। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्य बढ़ाना। अगर व्यापार बढ़ाना है तो साम्राज्य बढ़ाना होगा, दैट मीन्स देशों को गुलाम बनाना होगा, तभी वहाँ के सामान को हम अपने देश में लेकर आ सकते हैं। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में दोस्त एक ही अंतर होता है कि साम्राज्यवाद का मतलब ये हुआ कि जिस देश को हमने गुलाम बनाया है हम उस देश में जाके बसेंगे नहीं, हम अल्टीमेटली जहाँ पे हम रहते हैं वहीं से उसको गुलाम बनाएंगे। लेकिन उपनिवेशवाद का मतलब ये होता है कि हमने जिसको गुलाम बनाया है हम वहाँ पे जाके बस भी जाएंगे। जैसे दोस्तों अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों ने हमको गुलाम भी बनाया, वो हमारे देश के अंदर आकर रहने भी लगे, शिमला वगैरह के अंदर, हिल स्टेशन, ठीक है। इसको हमने कॉलोनाइजेशन यानी उपनिवेश भी कहा। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे ये हुआ तो ट्रेड बढ़ने लग गया, उपनिवेश गुलाम बनने लग गया यहाँ पे, है ना दोस्त। एंड इसके बाद ये सारी घटना चलते रही, तो उसके बाद कई सारे रेवोल्यूशन भी हुए अपने देश के अंदर, शासन रूल्स को लेकर भी रेवोल्यूशन, जैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इटली के अंदर, जर्मनी के अंदर काफ़ी रेवोल्यूशन हुए। एंड दोस्तों देखते ही देखते ये हमारा पूरा टाइम पीरियड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर
चलता चला गया, लेकिन काफ़ी सारे चेंजेस भी आए। जो चेंजेस आए वो हमने आपको इस पूरे थीम में समझाया। आई होप दोस्तों आपको ये पूरा समझ में आया होगा। यही टॉपिक है दोस्तों आपका मॉडर्निटी का, आधुनिकता का, जो कि दोस्तों आपका चैप्टर फर्स्ट है। क्लियर है दोस्त। आधुनिकता को हम एक वर्ड में और जानते हैं जिसका मतलब होता है प्रबोधन काल। दैट मीन्स आधुनिकता दोस्तों, ये जो वर्ड है मॉडर्निटी, इसको पॉलिटिकल साइंस के अंदर प्रबोधन काल कहा जाता है। जब आप बुक्स देखोगे या किसी भी पब्लिशर की बुक देखोगे तो उसके अंदर आधुनिकता कम और प्रबोधन वर्ड ज़्यादा मिलेगा आपको। तो प्रबोधन का मतलब होता है इनलाइटनमेंट। क्योंकि दोस्त ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम बौद्धिक और उदारवादी आंदोलन हो रहे हैं। बौद्धिक मतलब लोगों को जगाने की कला, इंटेलेक्चुअल रूप से उनको इस तरीके से जो अपंग हुए पड़े हैं, उनको जो बैसाखी उनको मिली हुई है दोस्तों, उसको वो हटाना है और उनको अपने पाँव पे खड़े होकर उन बातों को बताना है जिससे वो अभी तक अनजान थे। दैट मीन्स उन राइट्स के बारे में बताना है, उन दोस्त विचारों के बारे में बताना है, चाहे वो पॉलिटिकल राइट्स हो, सोशल राइट्स हो, कल्चरल राइट्स हो, एंड स्टेट्स के लिए रिगार्डिंग हो, कोई पॉलिटिकल फंक्शंस हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, पॉलिटिकल प्रोसेस हो, वो सब कुछ जिससे दोस्त लोगों को अभी तक अनजान रखा गया था। दोस्त मान लो कि आप एक इंटेलिजेंट इंसान हो, लेकिन आप जब तक इंटेलिजेंट हो दोस्त, जब तक आपको इस पर विश्वास हो कि आप एक इंटेलिजेंट हो, लेकिन दोस्त आप एक अकेले एक जगह पे हो और दोस्त आपको कोई 2-4 दिन या दोस्तों 2-4 महीने एक बंदा है, 2 बंदा है और रोज आपको ये बोले कि तू मंद बुद्धि का है, तू ये है, तू वो है, तू यह रोज बोलता जाए, तो आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आपको दोस्त यही लगने लगेगा कि हाँ सच में मंद बुद्धि का हूँ क्या मैं, सच में कि मैं हूँ क्या। दोस्त आप इतने डिमोटिवेट हो जाओगे कि आप जब कुछ करने की भी सोचोगे तो आपको यही लगेगा कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अब तक आपको समाज के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा यही बोला गया है कि तू तो मंद बुद्धि का है, तू ये कर नहीं सकता, तो वो कर नहीं सकता। यही दोस्तों सेम हालात थी मिडिएवल पीरियड के अंदर, क्योंकि स्टेट के द्वारा लोगों को इतना जकड़ लिया गया था कि वो कुछ कर नहीं पाते थे, और कुछ करने की सोचते भी थे तो लैंडलॉर्ड्स के द्वारा उनको दबा दिया जाता था, क्योंकि इस डर से कहीं ये लोग कुछ सीख भी गए या कुछ कर भी लिए तो इनकी बुद्धि ना बढ़ जाए। अगर बुद्धि बढ़ जाएगी तो ये राजा के अगेंस्ट में ये विद्रोह कर देंगे, ये रिविलियन कर देंगे। इस वजह से उनको कुछ सीखने या कुछ जानने का मौका ही नहीं मिल पाया। इसलिए दोस्त अब जो टाइम पीरियड आया इंटेलेक्चुअल बुद्धि बढ़ाने का, उदारवादी सिस्टम का। क्यों? क्योंकि दोस्त अगर देखा जाए तो जो चर्च की परंपरा चली आ रही थी, प्राचीन चर्च का टाइम देखा जाए, एंशिएंट टाइम से ये चला आ रहा है, ये नहीं अभी 4 दिन पहले, एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है ये। क्योंकि चर्च यानी धर्मगुरु, धर्मगुरु मतलब गॉड के प्रवचन, जो वो कह रहा है दोस्त वो सबको मानना पड़ेगा। चर्च एकमात्र ऐसा संगठन, या आप कह सकते हो कि पूरा एक पॉलिटिकल बॉडी हुआ करता था जिसके सामने दोस्तों राज्य भी कुछ भी नहीं है, राजा भी वही करता था तो चर्च कहता था। तो चर्च की बात यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हुआ करती थी। लेकिन दोस्त यहाँ पे मॉडर्न पीरियड के अंदर आकर अगर आप कह सकते हो, यहाँ पे एक लाइन में बताऊँ आपको मैं, तो आधुनिक समय का जनक कहा जाता है दोस्त मैकियावेली को। मैकियावेली ने बताया कि धर्म को तो अलग करो भाई पहले राजनीति से, ये धर्म बर्बाद कर देगा, वरना इस रिलीजन्स को पॉलिटिक्स से अलग कर दो, और स्टेट के अंदर एक राजा कैसा होना चाहिए ये दोस्तों बताया किसने? मैकियावेली ने। ये बताया अपनी बुक के अंदर द प्रिंस। दोस्तों ये पूरी बुक मैंने पढ़ी हुई है, प्रिंस जो इनकी बुक है द प्रिंस, अपने कॉलेज के टाइम पे। इस बुक के अंदर दोस्तों वाकई में जो इन्होंने बताया है कि एक राजा को कैसा होना चाहिए और शासन कैसा करना चाहिए, दोस्तों वाकई में लाजवाब है वो बातें। हाँ, कुछ बातों को लेकर दोस्तों इनकी क्रिटिसाइज़ किया जाता है, जब मैं उनके बारे में पढ़ाऊंगा डीपली तो बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे दोस्त द प्रिंस में इन्होंने बताया कि एक राजा को कैसा होना चाहिए और राजा लोगों पे शासन कैसे करे। इन सब बातों को दोस्तों इन्होंने बताया जिससे एक सर्वशक्तिशाली राज्य बन पाए। अगर स्टेट शक्तिशाली होगा तो दोस्त धर्म उस पर हावी नहीं हो पाएगा। अगर स्टेट शक्तिशाली नहीं है, स्टेट मतलब राजा या गवर्नमेंट से है, तो धर्म उस पर हावी हो जाएगा। ये बात रही मैकियावेली की। इसके बाद हम ये देखते हैं कि प्रबोधन यानी कि जो इनलाइटनमेंट पीरियड जो आपका रहा है, ये टाइम पीरियड यानी कि 1500 से लेकर 1800 का जो टाइम पीरियड रहा है, इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर दोस्त ये जो इंटेलेक्चुअल रूप से जो लोगों की जगाने की बात कही जा रही है, ये दोस्तों स्टार्टिंग होती है सबसे पहले इटली से। इटली का भी दोस्तों एक जगह है फ्लोरेंस, जहाँ पे इस बंदे का जन्म हुआ था, यानी कि किसका? मैकियावेली का दोस्तों जन्म हुआ था। इस बंदे ने दोस्तों अपनी फ्लोरेंस के इलाके में पूरा आग लगा रखा था। दैट मीन्स उन लोगों को जो पुतले के समान इस टाइम थे उनमें जान फूंक दी थी। लोगों को ये समझ में आ गया था कि वो भी एक इंसान है और इंसान होने के नाते उनके पास में कुछ अधिकार है। और दोस्त इसी को देखते हुए लोगों ने राज्य, सरकार, समाज, धर्म, जाति, इन सबको समझना स्टार्ट किया। अल्टीमेटली दोस्तों कहे तो पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड करनी स्टार्ट कर दी। यहीं से दोस्तों स्टार्ट होता है सांस्कृतिक एवं सामाजिक आंदोलन। इस मूवमेंट के अंदर क्या हुआ
कि देशों के अंदर जैसा कि फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, जो भी दोस्तों पॉलिटिकल फिलोसफर या पॉलिटिकल थिंकर रहे, उन्होंने कलाओं के द्वारा पेंटिंग बनाकर या साहित्य या कोई स्क्रिप्ट निकालकर अपने विचारों को, अपने बातों को दोस्तों पेजो, पहले तो उसको मोटी मोटी बुक तो निकाल सकते नहीं थे, कागज़ का दोस्तों जैसे आविष्कार हुआ, उसके बाद दोस्तों पतले पतले पेपर्स देखते होंगे आप, एग्जांपल दिखाऊं, ऐसे कोई मोटी मोटी दोस्तों बुक्स नहीं हुआ करते थे। लोग दोस्तों क्या करते थे, अपने विचारों को सिंपल एक पेज पर लिख दिया करते थे, क्योंकि लैंग्वेज का आविष्कार तो हो चुका था, बट बहुत मोटे मोटे बुक्स नहीं भी बना पाए, तो अपने विचारों को सिंपल एक पेज पर लिखकर लोगों में इस तरीके से बंटवाते थे कि वो इतना पढ़े, क्योंकि वो एक या दो पेज का ही हुआ करता था। उनको ये लगता था लोगों को ये 2 पेज का है, पढ़ लेते हैं इसको। अल्टीमेटली उनको ये लगने लग गया कि लोगों के द्वारा ये जो समझने की जो ये क्षमता है ये तो बहुत ज़्यादा है। खैर पहले से नहीं बताया गया, वरना दोस्तों ये लोग तो आग लगा देते हैं। यही हुआ दोस्तों आगे चल के टाइम पे, जब साहित्यिक यानी कि जो लिटरेली रूप से जो जितने भी जो स्क्रिप्ट वगैरह जो लोगों में बांटे जा रहे थे दोस्त, या स्क्रिप्चर कह लो या इनको लिटरेरी कह लो, सोर्सेज वगैरह साहित्य रूप से जो बुक्स वगैरह के रूप में, वो लोगों में बहुत मतलब कि जोर शोर तरीके से दोस्तों उन्होंने लोगों को जगाने का काम किया। यहीं पे सेकंड थिंग आता है दोस्त इंसाइक्लोपीडिया का। तो जब इसका आविष्कार हुआ, जब इसका विकास हुआ, तो यूरोप के अंदर दोस्तों एक अलग सी क्रांति आ गई। व्यक्ति विशेष के रूप में, एक इंडिविजुअल रूप से लोग एक रुचि लेने लग गए, उनका इंटरेस्ट जगने लग गया कि सच में भाई जो हमें अब तक नहीं सिखाया गया, वो मॉडर्निटी के अंदर पता चला हमें कि अधिकार, न्याय, जस्टिस, लिबर्टी, ये सब एंड ये आंदोलन बंदोलन कहाँ तक दोस्तों मिडिल पीरियड में था? नहीं था बिल्कुल भी। तो मॉडर्निटी में आके दोस्तों स्टार्ट हुआ। विचारकों द्वारा पहली बार ये प्रश्न उठाया गया, ये क्वेश्चन किया गया कि आखिर ये कौन है जो भौतिक दुनिया को नियंत्रित कंट्रोल कर रहा है। ये भौतिक दुनिया मतलब नेचुरली कौन है दोस्त? आपको क्या लगता है जो हम ये कर रहे हैं या जो हम बोल रहे हैं, जो हम चल रहे हैं, ये कौन कर रहा है? क्या ये कोई भगवान कर रहा है या कोई नेचुरली है? या यही चीज़ को देखते हुए ये क्वेश्चन हमने करना स्टार्ट किया। तो एक नहीं अनेक क्वेश्चन दोस्तों उठे, वो भी स्टेट के ऊपर। प्रकृति की प्रकृति जानने की कोशिश की गई। मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं, अभी ध्यान रखना। इस टाइम के अंदर प्रकृति यानी कि नेचर को जानने की कोशिश की गई। अब ये बोलोगे आप नेचर की नेचर यानी प्रकृति की प्रकृति, मतलब दोस्तों आपने क्वेश्चन नहीं सुना है? शीत युद्ध की प्रकृति बताओ, प्रकृति मतलब उस बंदे का नेचर बताओ, है ना। हम बोलते हैं कि कोई ऐसा क्वेश्चन आता है उसका नेचर डिफाइन कीजिए, ऐसा होता है ना। तो सेम यही क्वेश्चन है, ये जो नेचर है हमारा उसका नेचर डिफाइन करना है। क्लियर है? दोनों दोस्तों वर्ड सेम लग रहा है लेकिन दोनों का मतलब अलग है। एक वर्ड नेचर को डिफाइन कर रहा है यानी कि जो हमारी नेचुरली है, ये पर्वत, पहाड़, बादल, करगाट, ये पूरा दोस्त समुद्र, तालाब, जल, सब कुछ ये। लेकिन एक ये प्रकृति उसके बारे में बताना चाह रहा है, यानी कि उसके बारे में बताइए। तो दोस्त प्रकृति की प्रकृति जानने की कोशिश की गई मॉडर्निटी के टाइम में। दोस्त यहीं पे वो टाइम आता है जब हमने आसमान की दोस्तों हमने जानकारी लेनी स्टार्ट कर दी। और यहीं से दोस्तों स्टार्ट होता है न्यूटन, चाहे दोस्तों लॉ ऑफ मोशन की बात हो, चाहे ग्रेविटी की बात हो, चाहे गैलीलियो हो या कोपरनिकस हो, इन सब की दोस्तों बातें यहाँ पे आनी स्टार्ट हो जाती है। तो साइंस ने दोस्त इतनी तरक्की कर ली कि मॉडर्निटी में इतना ज़्यादा दोस्त लोगों को लगने लग गया अब कि हम तो बहुत तेज़ी से विकास कर रहे हैं। इतना विकास दोस्तों क्या लोगों ने 1500 से लेकर 1800 के बीच में, जितना मानव के इतिहास में अभी तक नहीं हुआ था। लोग दोस्तों भूखे हो चुके थे विकास के, इंडस्ट्री के। तभी दोस्तों वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ। बस क्या था वो? स्ट्रगल फॉर पावर, शक्ति के लिए संघर्ष था वो। शास्त्रीय दार्शनिक समझ की गई, जो क्लासिकल फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग थी उसको बढ़ाई गई। क्लासिकल यानी शास्त्रीय मतलब होता है जो प्राचीन टाइम में अरिस्टोटल, प्लेटो का टाइम से जो चला आ रहा था, उन बातों को अब समझा गया कि आखिर हम किन बातों को अपनाकर इस टाइम स्टेट को और स्ट्रेंथ दे सकते हैं, और स्टेट ऐसा क्या करे जो लोगों की भलाई के लिए हो, जनता के वेलफेयर के लिए हो। 18वीं शताब्दी दोस्त यानी कि सन 1700 में आकर आत्मज्ञान यूरोप में आया और यूरोप से देखते देखते पूरी दुनिया में फैल गया। दोस्त फाइनली अब आ चुके हैं भारत के अंदर। अब ये भारत से लेकर एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका सभी जगह ये फैल चुका है। जब दुनिया के देशों को ये लगने लग गया कि हमें भी आत्मज्ञान, इंटेलेक्चुअल रूप से दोस्त हमें भी वो बुद्धि प्राप्त करनी चाहिए जो वेस्टर्न कंट्री में पहले आ गई है। इसी चीज़ को दोस्तों देखते हुए जो हमारे कंट्री में बहुत पहले ही आ चुकी थी, लेकिन दोस्त इसका श्रेय, इसका पूरा क्रेडिट दोस्त वेस्टर्न कंट्री को मिल गया, क्योंकि जितने भी दोस्तों थिंकर्स थे उन्होंने पहले ही, या दोस्तों हमारे ही कंट्री से प्राचीन ग्रंथों से दोस्तों लेकर उन्होंने पहले ही बहुत बाद में जाके पब्लिश कर दी। और लगने लग गया लोगों को ये कि वेस्टर्न कंट्री वाले लोग महान हैं।
एक्चुअल में दोस्त भारत की महानता कम नहीं है मेरे दोस्त, बताने लग गया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। चलिए दोस्त, अब हम समझते हैं कि जो मॉडर्निटी है इसके मेन फीचर्स क्या है। अभी तक दोस्त मैंने जो आपको बताया है वो 1500 से लेकर 1800 के बीच के जो भी इंसिडेंट हुए वो मैंने आपको एक ब्रीफ में समझाया है ताकि कहानी आपको समझ में आए। मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्निटी, आधुनिकता के दोस्त वो कौन सी बातें हैं जो इस आधुनिकता को बहुत दमदार बनाती है, जिसके वजह से आज हम इस सिलेबस में पढ़ रहे हैं, और आखिर आधुनिकता में ऐसी कौन कौन सी बात हुई है। चलिए इसको दोस्त हम पहले सीक्वेंस में देखते हैं। जब एग्जाम में दोस्त क्वेश्चन आता है तो आधुनिकता को स्पष्ट कीजिए इसकी विशेषताओं के साथ, ध्यान रखना। तो आपका पूरा आधुनिकता बताना होगा, पूरी कहानी जो अब तक मैंने बताया आपको, फिर इसके बाद जो मेन फीचर्स है इसकी ये बताना होगा। कांट की हल्की सी विचार आती है, कांट नाम का एक थिंकर है, उसकी विचार बताना होगा। देन लास्ट में इसका क्रिटिसाइज करके रिस्कर्स बता के डन करना होगा इस क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं मेन फीचर्स क्या है इसका। सबसे पहला फीचर ये है, मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ दोस्त, अंदर तो कुछ भी बनाकर लिख ही दोगे। तर्क इसका सबसे पहला पॉइंट है। मॉडर्निटी के अंदर दोस्त तर्क की शुरुआत हुई, जहाँ पे लोग पहले मिडिवल जो मध्यकाल समय आ रहा था, जब सामंतवाद फ्यूडल सिस्टम था, तो चर्च और पादरी जो कहते थे सिर्फ वो वही सुनते थे, ना दोस्त वो तर्क करते थे, ना वो लॉजिक की बात करते थे, तो ना ही वो उस पर क्वेश्चन मार्क करते थे। जिसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि भेड़ चाल की ज़िंदगी वो जीते आ रहे थे। तो तर्क करने की जो शुरुआत है वो मॉडर्न टाइम से ही स्टार्ट हुई, और मॉडर्न पीरियड के अंदर इसकी शुरुआत जब मानी गई, जब कांट के द्वारा एंड दो जितने भी पॉलिटिकल फिलोसफर्स रहे उनके द्वारा लोगों के अंदर पुनर्जागरण यानी कि रिनेंसा का टाइम आया, और लोगों को ये बात बताया गया कि उनके पास भी अधिकार है और जीने का हक है। तर्क का मतलब ये हुआ दोस्त, वो सही और गलत में डिफरेंस जानते हैं, वो डिफरेंस कर भी सकते हैं, जिसके लिए जो अब तक उनको दोस्तों छुपाया गया वो अब उनका टाइम है, वो उनको अब बताया जाए। तब मॉडर्न पीरियड के अंदर दोस्त स्पेशली लोगों को तर्क की शक्ति आई, रीजन, ठीक है, लोगों ने रीज़न जानना शुरू कर दिया आखिर ये है तो इसका पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे कांट ये कहता है कि तर्क यानी कि जो रीज़न है इसका, ये हमारे चरित्र का बिल्कुल अभिन्न अंग है, ये हमारे चरित्र से जुड़ा हुआ है। जो इंसान रीज़न नहीं पूछता, या जो इंसान तर्क की बात नहीं करता, या वो तर्क से कोई चीज़ नहीं समझाता, समझ लो दोस्त वो चरित्रहीन है, उसका चरित्र उस हिसाब से ही नहीं है। तो एक चरित्रवान व्यक्ति वही होगा जो चीज़ों के रीजन्स के साथ काम करेगा। अक्सर दोस्तों हम मंत्र वगैरह पढ़ लेते हैं लेकिन मंत्र का मीनिंग नहीं पता होता, इस चीज़ की दोस्तों आलोचना करिए कांट ने। सेकंड पॉइंट है हमारे पास अनुभववाद। अनुभववाद के मतलब एम्पिरिज्म। इसमें यह कहा गया है कि जो भी बात या जो भी चीज़ हम कहते हैं या करते हैं उसको टोटली हमें अपने अनुभव के आधार पर करना और समझना चाहिए। इसका एग्जाम्पल देता हूँ आप सभी को मैं, सेंस ऑर्गन्स के द्वारा। सेंस ऑर्गन्स मतलब हमारे कान, मुंह, नाक, जीभ जो भी हमारे हैं दोस्त, ये सेंस ऑर्गन जो हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं, जो है ना ज्ञानेंद्रिय है हमारे, जो इंद्रियां हैं हमारी, उसके द्वारा। जैसे एग्जाम्पल के लिए दोस्त हम समझे तो मॉडर्न काल के अंदर या मॉडर्न टाइम में, चाहे वो गैलीलियो हो या कोपरनिकस हो या न्यूटन हो, इन्होंने दोस्त समाज को अपने अनुभव के आधार पर समझा और जो भी अपनी थ्योरीज दी वो इसी हिसाब से दी जो लोगों में यूनिवर्सलिटी हो। डेट मीन जो सभी लोगों ने उनको फॉलो किया, वह मिडिल पीरियड की जो टाइम पीरियड में चला आ रहा था उसको ख़त्म किया। थर्ड पॉइंट दोस्तों ये है सार्वभौमिकता यानी यूनिवर्सलिज्म। इसकी भी शुरुआत मॉडर्न टाइम में ही मानी गई। सार्वभौमिकता का मतलब ये हुआ कि जो भी बात कही गई या जो भी बात मॉडर्न टाइम के अंदर यूनिवर्सल रूप से बताई गई उसको एक कम्युनिटी के द्वारा नहीं, उसको सभी मानव इंसानों के द्वारा फॉलो किया गया। अब एग्जाम्पल के लिए दोस्तों जो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला वो अमेरिका या यूरोप के अंदर फॉलो किया जाता है, वही फॉर्मूला सेम इंडिया, एशिया, अफ्रीका सभी कंट्री में फॉलो किया जाता है। तो ऐसे प्रिंसिपल्स का दोस्त आप कह सकते हो कि आविष्कार हुआ या ऐसे चीज़ों का आविष्कार हुआ जिसका इस्तेमाल या जो एक जगह पे भी वही है और जो पूरी दुनिया में भी सेम वही है, तो इसका यूनिवर्सलिज्म हो गया, यानी कि सार्वभौमिकता, एक सिद्धांत या एक चीज़ जो सभी के लिए हुई। ऐसा मिडिवल टाइम में नहीं था दोस्त, ये मॉडर्न टाइम में ही हुआ, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे उस टाइम था वही सेम चीज़ आज ग्लोबलाइजेशन ने कर दिया है। आज हम दूसरे कंट्री पर डिपेंड हो गए हैं। फोर्थ पॉइंट है दोस्त हमारे पास प्रगति, प्रोग्रेस। मिडिवल पीरियड के अंदर दोस्त प्रोग्रेस या प्रगति नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मॉडर्न टाइम में क्या हुआ, प्रगति यानी कि प्रोग्रेस वर्ड जुड़ गया। जैसे 1500 से इसकी शुरुआत हुई प्रगति होना यानी कि मूवमेंट होना, 1800 तक आते आते दोस्तों बहुत कुछ चेंज हो गया। तभी तो कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक, अपनी बुक के अंदर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल के अंदर इन बातों को चर्चा करी कि इतना चेंज हो गया कि एक वर्ग दोस्तों बहुत अमीर हो गया, एक क्लास, और एक क्लास काफ़ी गरीब हो गया। इसलिए दोस्तों कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि सोसाइटी को हमें क्लास लेस यानी कि क्लास जो वर्ग है अमीर गरीब को ख़त्म कर देना चाहिए
और स्टेटलेस यानी स्टेट को ख़त्म कर देना चाहिए, स्टेटलेस हमें बना देना चाहिए, राज्य को भी ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि राज्य ही अमीरों का साथ देके इन गरीबों को शोषण करता है। तो स्टेटलेस और क्लासलेस की बात करी कार्ल मार्क्स ने। तो यही चीज़ देखा जाए तो प्रगति एक अभिन्न, ये प्रगति बहुत तेज़ी से जुड़ गया मॉडर्निटी के साथ, क्योंकि दोस्तों मॉडर्निटी टाइम के अंदर बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, प्रगति होना स्टार्ट हुआ, है ना, चेंजेस हुए सोसाइटी के अंदर। संप्रभुता यानी कि 5th पॉइंट है हमारा, प्रभुसत्ता की डिमांड भी मॉडर्न पीरियड के ही अंदर ही हुई है। जब दोस्त मैंने आपको एग्जांपल समझाया था अभी कि किस तरीके से दोस्त जैसे ही गुलाम देशों को बनाया गया, लोगों को गुलाम बनाया गया, पूरे देश को गुलाम बना लिया गया सिर्फ इस आड़ में कि वहाँ से कच्चा माल मिलेगा रॉ मटेरियल के चक्कर में। लेकिन उन देशों ने भी दोस्त उन देशों के खिलाफ जिन्होंने गुलाम बनाया था, उन विदेशी ताकतों के खिलाफ भी विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह के बाद उनका अल्टीमेटली जो गोल था वो ये था कि हमें अपने देश को संप्रभु या प्रभुसत्ता या सोवरन स्टेट बनाना है, हमें सोवरिटी चाहिए। तो इस सोवरिटी का मतलब ही ये हुआ कि वो देश अपने अंदर और अपने बाहर टोटली रूप से इंडिपेंडेंट हो, वो किसी का गुलाम ना हो। यहाँ पे दोस्तों बोंदा, जीन बोंदा के द्वारा ये कहा गया अपनी बुक के अंदर क्या कि केंद्रीय प्राधिकारी के पास असीमित शक्तियाँ होनी चाहिए, द सेंट्रल अथॉरिटी शुड हैव अनलिमिटेड पावर। तभी वो देश एक शक्तिशाली देश या पावरफुल कंट्री बन पाएगा और वो कभी टूटेगा नहीं। ये दोस्तों जीन बोंदा ने फ्रांस के लिए कहा था, क्योंकि सेंट्रल पावर जो शक्तिशाली जो थी वहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों काफ़ी वहाँ पे झंझट देखे गए आगे आने वाले रिपब्लिकन स्टेट के अंदर, फ्रांस के अंदर। तो जीन बोंदा ने कहा फ्रांस और तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए कि सेंट्रल पावर को मजबूत बनाओ, जितनी गवर्नमेंट पावरफुल होगी सेंट्रल पावर, वो देश उतना ही सोवरन बन पाएगा। बनना क्या होगा, स्टेट टूट जाएगी अगर स्टेट पावरफुल बन गई तो। ये दोस्तों जीन बोंदा ने कहा अपनी बुक रिपब्लिक के अंदर, ठीक है। द रिपब्लिक दोस्तों प्लेटो के बुक का भी नाम है, तो कंफ्यूज मत होना। इसके लिए दोस्तों अपनी फ्रेंच का है, इसलिए अपने फ्रेंच भाषा में इसने LA द ला रिपब्लिक लगा दिया है, ठीक है। तो यहीं पे बात आती है होब्स की भी। होब्स ने भी सोवरन यानी कि प्रभुता पे यानी संप्रभुता पे अपनी विचार दी है। और इसने दोस्तों अपनी बुक जो इसकी बुक है, जो इसके बुक के दोस्तों 1651 में आई थी, लिवियाथन के अंदर दोस्तों अपने इसने विचार दिए कि एक राजा को अल्टीमेटली जितनी भी पावर सब कुछ दे देनी चाहिए, यानी कि कह सकते हो अनलिमिटेड पावर। राजा ही सब कुछ करेगा, करता धरता सब राजा ही होगा। राजा की दोस्तों बात सभी को माननी पड़ेगी। लेकिन होब्स की इस बात पर आलोचना क्रिटिसाइज किया जाता है कि होब्स ने जो भी कहा वो इस चीज़ को लेकर राजा को सब कुछ दे दिया और अब जनता के पास ये राइट नहीं होगा कि वो राजा को हटा सके। इवन अगर राजा कोई भी ऐसा गलत काम भी करता है तो भी नहीं हटा सकती जनता, क्योंकि जनता ने उसको बनाया है। तो दोस्तों इसी वजह से होब्स की क्रिटिसाइज की जाती है। होब्स की क्रिटिसाइज की लोक ने और जॉन लोक ने बताया कि राज्य यानी स्टेट या राजा को बनाया इसलिए गया है ताकि वो जो लोगों की जो राइट्स है उसको सिक्योर रख सके, प्रोटेक्टिव रख सके। अगर वो राजा इस चीज़ को करने में फेल हो जाता है तो लोगों को ये अधिकार होगा कि वो उस राजा को गद्दी से हटा दे। इसलिए दोस्तों लिबरलिज्म यानी उदारवाद का फादर कहा जाता है जॉन लोक को, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे ये सारी बात आती है, ठीक है दोस्त, क्लियर है यहाँ पे। एंड 6th पॉइंट है हमारे पास व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म। देखा जाए तो दोस्त इन जो मिडिएवल पीरियड था हमारा, जब फ्यूडलिज्म सिस्टम चल रहा था सामंतवाद का, उस टाइम पे एक इंडिविजुअल यानी कि एक इंसान को महत्व ना देकर पूरे स्टेट को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था। यानी कि जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब जो भी है वो स्टेट है, व्यक्ति ये कुछ भी नहीं है, ना उसके अधिकार, ना उसके लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, कुछ भी नहीं है उसके लिए। यानी कि दोस्त मिडिएवल टाइम के अंदर स्टेट, राज्य को महत्व दिया जा रहा था, इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था। लेकिन मिडिएवल टाइम, मध्यकाल के बाद जब मॉडर्न टाइम आया, मॉडर्न टाइम के अंदर इंडिविजुअल, एक अकेले व्यक्ति को भी इंपॉर्टेंस दिया गया। और इतना इंपॉर्टेंस दिया गया कि ये बताया गया कि अगर साइकिल का दोस्तों एक चैन भी टूट जाता है तो पूरे चैन खराब होने की वजह से पूरी साइकिल खराब हो जाती है। वैसे ही अगर सोसाइटी का एक इंसान भी कमज़ोर है तो पूरी सोसाइटी पे इफेक्ट डालेगी। ये बात दोस्तों J.S. मिल के द्वारा कहा गया है अपनी बुक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सोसाइटी के अंदर ये सब दोस्तों जो बात कही जा रही है वो इसी चीज़ को देखते हुए की जा रही है कि मिडिएवल पीरियड के अंदर व्यक्ति को इंपॉर्टेंस ना देकर स्टेट को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था। और दोस्त यहाँ तक भी कह दिया गया था, जैसे कि एक थिंकर हैं, कौन, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा ये कहा गया कि व्यक्ति अगर राज्य के काम आता है तभी उसको जिंदा रहने का हक है। अगर वो बीमार हो जाता है, अगर किसी भी वजह से वो बेड पे, रेस्ट पे बैठा हुआ है, तो उसको जीने का हक नहीं है, वो तो धरती का बोझ बना हुआ है। इसलिए स्टेट को उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए और उसका मर जाना ही अच्छा है। दोस्त हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा ये जो कहा गया आज के इस टाइम में दोस्तों इम्प्लीमेंट तो नहीं होता है, क्योंकि स्टेट को ही सिर्फ इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था।
मिडिवल टाइम में जो राजा है स्टेट बस खत्म, सब कुछ चर्च वगैरह बस। लेकिन मिडिवल टाइम के बाद जो मॉडर्न टाइम आया इसकी आलोचना की गई, देन एक इंडिविजुअल पर्सन की भी दोस्त इंपॉर्टेंस बढ़ गई, एक इंडिविजुअल की अधिकारों की बात कही गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास 6 पॉइंट के बाद जो 7 पॉइंट है वो क्या है, सेक्युलरिज्म, डेट मीन्स धर्मनिरपेक्षता की बात कही। अब चर्च के स्थान पे सभी धर्मों को इंपॉर्टेंस दिया गया, एक धर्म ना होकर किसी भी स्टेट का सभी धर्मों को उतना इंपॉर्टेंस दिया जाए। और ज़्यादातर दोस्तों जो यूरोपियन कंट्री है वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, ये सब हम जानते हैं। इसलिए एक पॉइंट यहाँ पे आया है 7 पॉइंट के बाद दोस्तों 8 पॉइंट, सहनशीलता। ये दोस्तों सहनशीलता मॉडर्निटी पीरियड के अंदर ही आई, जैसे सेक्युलरिज्म आई धर्मनिरपेक्षता, वैसे ये भी आई मॉडर्निटी के अंदर। क्योंकि देखा जाए तो जो मिडिल पीरियड था हमारा उसके अंदर स्टेट या दोस्तों चर्च का ही अधिकार हुआ करता था, और जो चर्च कहती थी वही सब करते भी थे, यानी कि बस चर्च धर्म गुरु पादरी बस यही सब कुछ चला करता था। लेकिन दोस्त जिस तरीके से टॉलरेंस की बात हुई मॉडर्न पीरियड के अंदर, सही सुनता, उसमें क्या हुआ दोस्त, सभी धर्मों को एक इक्वल लेके चलने की बात की गई। यानी कि मेरे धर्म को ऊपर दिखाना और बाकी धर्म को नीचा दिखाना, इस बातों को दोस्त नकार दिया गया, जो कि मिडिएवल पीरियड यानी कि मध्यकाल में हुआ करता था। और मॉडर्न टाइप के अंदर टॉलरेंस, जैसे हम अपने धर्म के साथ साथ सभी धर्मों को सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, इस बात को दोस्तों फॉलो किया गया। ठीक है, इसको दोस्तों टॉलरेंस की बात कही गई। यहाँ पे आता है कांट व्यूज ऑन मॉडर्निटी, आधुनिकता पर कांट के विचार। ठीक है दोस्त, इसकी एक बुक है भाई कांट की, देख लीजिए भाई, देखने में कैसा लगता है, बहुत खूबसूरत सा है ना यार। चलिए, इसकी भाई व्हाट इज एनलाइटनमेंट, इसकी एक बुक का नाम है। और इस बुक के अंदर इसने इस क्वेश्चन से इस बुक की स्टार्ट करी है कि प्रबोधन क्या होता है। प्रबोधन मतलब दोस्तों यही एनलाइटनमेंट क्या होता है, और इसका इसने डेफिनेशन बताया, जानने की हिम्मत करना ही प्रबोधन कहलाता है। दैट मीन्स डेयर टू नो, जानने की हिम्मत करना। क्या जानने की हिम्मत करना है, पता होना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं। अज्ञानता और अंधविश्वास जो है खुद से उसको अलग करना, जो कि मिडिएवल पीरियड में दोस्तों हुआ आ रहा था, इसको ही कांट ने ये कहा। तो दोस्तों ये 2 बात कांट की इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बात दोस्तों कही गई। कांट एक पर्सिया का रहने वाला था, यानी पर्सिया का नाम था दोस्त। पर्सिया जो आगे चल के पता है कि जर्मनी में हुआ शामिल, फ्रांस का अधिकार इस पर हुआ करता था। ठीक है दोस्त, इस तरीके से तो कांट ने राजा के बारे में बताया कि राजा को एक कैसा होना चाहिए, राजा को एक शक्तिशाली और एक राजा को एक संवेदनशील होना चाहिए, एक सेंसिटिव होना चाहिए। राजा के लिए प्रजा ठीक वैसी ही होनी चाहिए जैसे उसके अपने खुद घर के बाल बच्चे होते हैं। इसी के साथ यह राजा को कैसा शासन करना चाहिए, इसके लिए मैकियावेली की एक द प्रिंस जो बुक आई वो लाजवाब हुई। और मैकियावेली ने दोस्तों मॉडर्न टाइप के अंदर राजा के बारे में बताया कि राजा कैसा होना चाहिए। जैसे एक राजा को धर्म से तो बिल्कुल अलग रहना चाहिए, राजा को शेर और लोमड़ी दोनों की चाल अपने अंदर रखनी चाहिए। जब भी जरूरत पड़े लड़ना है तो शेर बन जाए, जब लगे कि दोस्त यहाँ से बच के निकलना है तो वो लोमड़ी बन जाए, क्योंकि लोमड़ी की चाल सबसे तेज चाल मानी जाती है। इसीलिए दोस्त राजा के ऊपर जो मैकियावेली के विचार है वो बहुत तगड़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी जब आएगी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तो उसके अंदर हम और डिटेल्स से टॉपिक को पढ़ेंगे। आज दोस्तों हमारा चैप्टर जो फर्स्ट है वो यहीं पे ख़त्म होता है, आधुनिकता यानी कि मॉडर्निटी, जिसमें हम दोस्तों ये पढ़ लिया हमने कि मॉडर्निटी क्या है और इसके फीचर्स क्या हुए। कांट के दोस्तों थोड़ा सा हमने व्यूज़ भी देख लिया। इस तरीके से निष्कर्ष में या आप जब आलोचना करो तो ये बताना जरूर कि मॉडर्निटी के अंदर उन विचारों को छोड़ दिया गया, जैसे कि फेमिनिज्म की बात हो गई, इन सब बातों को छोड़ दिया गया, इनमें कोई जगह नहीं दी गई। और पर्यावरण को दोस्तों बिल्कुल भी नहीं देखा गया यहाँ पे, है ना, इन्वायरमेंट को, जिससे कि बहुत खतरा पैदा हुआ आगे चल के। इस प्रकार कहा जा सकता है कि होब्स से लेकर रूसो और रूसो से लेकर कार्ल मार्क्स तक इनके विचार मॉडर्निटी को बढ़ाने में बहुत सहयोग है, बहुत सहायता करते हैं, जिसको दोस्तों आगे हम कंटिन्यूटी करने वाले हैं अपने मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर। और दोस्तों ये एक नहीं काफ़ी सारे विचार हैं, जिसके अंदर जो मेन जो फिलोसफर होंगे, जिनके बारे में हम रूसो हो गया है ना, मैकियावेली हो गया, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस पूरी बुक के अंदर, द मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, इसीलिए इसका नाम दिया गया है। आइए दोस्त, आप मुझे एक कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिर ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं एनकरेज हूँ सेकंड पार्ट बनाने के लिए, यानी सेकंड चैप्टर्स के वीडियोस बनाने के लिए। इस वीडियो के दोस्तों जो नोट्स है वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको डाउनलोड कीजिए, वेबसाइट पर दोस्तों जाइए, वहाँ पर उसको रीड कीजिए एंड ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो जहाँ तक पहुँच पाएगी लोगों तक, वही मुझे समझ में आया कि लोगों को पसंद आ रही है और मैं इसका सेकंड चैप्टर लेकर आऊँगा, ताकि आपको मैं जल्द से जल्द सारे सिलेबस खत्म करवा सकता हूँ। आप सबका प्यार ऐसे ही रहा तो ये लेक्चर दोस्तों कंटिन्यूटी चलते रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताएं
कैसे लगी दोस्तों आज की आप ये वीडियो। और अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन करने के बाद क्या होगा दोस्त, जैसे मेरी वीडियोस अपलोड होगी आप तक उस वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। मैं मिलूंगा दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार यूँ ही बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।